इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी और दूसरे को हम जो है कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी है या जिसे हम जो है सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा इसको हम कहते हैं, तथा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी के बारे में। जो इनेट इम्यूनिटी होती है यह हमारे शरीर में जन्म से मौजूद होती है। जब हम पैदा होते हैं, जब जो है चाइल्ड जो है पैदा होता है, बॉर्न होता है, तो उसी समय से जो है यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में मौजूद होती है, सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। और यह सहज प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बाह्य प्रतिरक्षा या जिसे हम एक्सटर्नल बैरियर, यानी कि जो रोगाणु को हमारे शरीर में रोकने का कार्य कर रहा है। तो पहला जो है जो एक्सटर्नल बैरियर है इसकी हम बात करेंगे। या तो इसमें सबसे पहला है हमारी ये स्किन। जो हमारी ये स्किन है इसकी जो एपिडर्मल लेयर है ये कठोर होती है, मजबूत होती है। कोई भी रोगाणु हमारे इस स्किन को पार करते हुए, इस त्वचा को पार करते हुए अंदर नहीं जा सकता है। यह जो है उसको रोगाणु को रोकने का कार्य करती है। इसके अलावा हमारी जो ये त्वचा है, इस त्वचा पे ध्यान ये देना, जो हमारी ये त्वचा है इस पे बहुत सारे जो है तेलीय ग्रंथियां होती हैं। इसके अलावा हमारी जो ये त्वचा है इस पे पसीना आता है। जो तेलीय ग्रंथियां होती हैं, इन तेलीय ग्रंथियों में वसीय अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो कि रोगाणु को मारने का कार्य करता है या उनको निष्क्रिय करने का कार्य करता है। इसी के साथ साथ जो हमारा पसीना होता है, हमारे शरीर में जो पसीना आता है उसमें जो है एक एंजाइम है जिसका नाम जो है लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है हमारे पसीने में, वो भी रोगाणु को प्रवेश को रोकता है, रोगाणु को निष्क्रिय करने का कार्य करता है, रोगाणु को मारने का कार्य करता है। तो यह है हमारे शरीर में जो एक्सटर्नल बैरियर है, रोगाणु से हमारे शरीर को रोकेगा। दूसरा है हमारे शरीर में इंटरनल बैरियर। हमारे शरीर में आंतरिक बहुत सारे अवरोध हैं जो कि रोगाणु को हमारे शरीर में प्रवेश से रोकते हैं। इनमें जो इंटरनल बैरियर है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर, या जिसको जो है कायिक अवरोध कहते हैं। सबसे पहले है लाइसोजाइम हो गया, या आपने देखा होगा कोई भी रोगाणु अगर हमारे जो है मुंह में प्रवेश कर गया तो हमारे मुंह में जो है जो लार है, लार में जो है एक एंजाइम पाया जाता है जो जिसका नाम जो है लारा एमाइलेज है या टाइलिन है। यह भी जो है रोगाणु को निष्क्रिय करने का कार्य करता है। रोगाणु ही मुंह पे ही जो है क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा कोई रोगाणु अगर हमारे जो है नासा छिद्रों से जा रहा है, पाए जाते हैं छोटे छोटे जो है रोम पाए जाते हैं, इन्हीं बालों से वो चिपक जाते हैं जिससे वो नासा छिद्रों से अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, हमारे फेफड़ों में नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा कोई रोगाणु अगर हमारे आंखों से प्रवेश कर रहा है तो हमारे आंखों में जो आंसू होते हैं, या कोई भी रोगाणु हमारे आंखों में प्रवेश किया तो जो आंसू होते हैं, आंसू उनको जो है बाहर निकालने का कार्य करते हैं या उनको निष्क्रिय करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा अगर कोई रोगाणु इन बैरियर्स को पार करते हुए भी अंदर पहुंच गया, जहां जो है मुंह में जो है लार को पार करते हुए अंदर पहुंच गया, या हमारे जो नासा छिद्र है वहां से भी जो है बालों से न चिपक के अंदर चला गया, तो सबसे पहले
हमारा जो ये ग्रेसिका है, ग्रेसिका के नीचे जो है स्टमच होता है, आमाशय होता है, और आमाशय में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, ये अम्ल जो है इस सूक्ष्म जीव को मारने का कार्य करता है। तो कहने का मतलब यह है, हमारे शरीर में जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, चाहे जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। तीसरा जो बैरियर है वो है सेलुलर बैरियर, या जो है कोशिकीय अवरोध। आप ध्यान ये दें, हमारे शरीर में अब जो है कोई रोगाणु अगर जो है अम्ल से भी नहीं मर पाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी नहीं मर पाया, तो अब हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त में जो श्वेत हृदयाणु है WBC में जो है प्रतिरक्षा तंत्र मौजूद होता है, और इसके साथ साथ जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, हमारे जो है प्रतिरक्षा तंत्र की जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये अब रोगाणु को मारने का कार्य करती हैं। आप ध्यान ये दें, जो ही रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, उनमें दो प्रकार की लिम्फोसाइट होती है। एक होता है बी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स है, यह जो है रोगाणु को मारने के लिए विशेष प्रोटीन की सेना को तैयार करता है। आपको बता दें, जो विशेष प्रोटीन की सेना होती है या एंटीबॉडीज होती है, वो है IgA, IgM, IgE और IgG। ये जो 4 प्रकार की जो एंटीबॉडीज होती है, ये जो है रोगाणु को मारने का कार्य करती हैं, और इनकी मदद जो है टी लिम्फोसाइट्स करती हैं। बिना टी लिम्फोसाइट्स के बी लिम्फोसाइट्स कार्य नहीं कर पाता है। तो कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है जो हमें बीमार कर सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया है या वायरस है या जो है अन्य कोई सूक्ष्म जीव है, उनको जो है जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट में जो एंटीबॉडीज हैं, वो उसको मारने का कार्य करती हैं। तो ये जो है सेलुलर बैरियर में आता है। अगला है साइटोकाइनिन बैरियर। ध्यान ये देना, जो साइटोकाइनिन बैरियर है, अगर हमारे शरीर में वायरस अटैक करता है, हमारे शरीर में किसी कोशिका में वायरस अटैक करता है, तो हमारी कोशिकाओं की विशेषता होती है, कोशिकाओं का ये गुण होता है कि ये उस वायरस को मारने के लिए एक जो है इंटरफेरोन का निर्माण करता है। और ये इंटरफेरोन होता है, इंटरफेरोन वायरस के प्रभाव को कम करता है या उसको मारने का कार्य करता है। तो जो ये जितने भी बैरियर हमने पढ़े, ये हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद हैं। जब हम पैदा हुए तभी से ये जो है मौजूद है हमारे शरीर में। कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, पहले यही जो है वो रुक जाएगा। अगर यहां से प्रवेश करे तो लार उसको रोकने का प्रयास करेगा, नासा छिद्रों के अंदर बाल उसको रोकने का प्रयास करेंगे, कानों जो है जो आंखों के अंदर जो आंसू है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। अगर मुंह में चला गया, लार उसको रोकने का प्रयास करेगा। मुंह के अंदर आमाशय में गया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको मारने का कार्य करेगा। अब भी वो अगर बच गया तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है, लिम्फोसाइट्स जो हैं, लिम्फोसाइट्स उसको मारने का कार्य करती हैं। ये है हमारे शरीर में जो इनेट इम्यूनिटी है या सहज प्रतिरक्षा है, जो कि जन्म के समय से ही हमारे शरीर में मौजूद होती है। अगली हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या जो है इसे हम जो है उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। और यह जो है उपार्जित प्रतिरक्षा हम बाद में जो है प्राप्त करते हैं, यह जन्म से मौजूद नहीं होती है। और इसका जो आधार होता है
वो स्मृति या मेमोरी इसका जो है आधार होता है। आप ध्यान ये देना, कोई भी रोगाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा होता है तो हमारा शरीर पहले उसको पहचानने की कोशिश करता है और उसके खिलाफ जो है निम्न प्रकार की तीव्रता या निम्न प्रकार की अनुक्रिया को व्यक्त करता है। लेकिन जब वही रोगाणु दूसरी बार हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसको तुरंत पहचान जाता है और अब जो उच्च तीव्रता की अनुक्रिया को व्यक्त करता है। तो यहां पे एक टर्म आता है एंटीजन और एक आता है एंटीबॉडीज। ध्यान ये देना है, कोई रोगाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसे रसायन होते हैं जो कि उनके खिलाफ लड़ने के लिए प्रोटीन की सेना बनाएंगे। तो वे रसायन जो कि रोगाणु से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी को बनाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। एंटीबॉडीज हुए हैं जो कि रोगाणु से लड़ने का कार्य करती हैं और इनका निर्माण एंटीजन से होता है। ध्यान ये देना, यहां पे जो उपार्जित प्रतिरक्षा है यह भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय या जो है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी या निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यहां पे सबसे हम पहले बात करेंगे जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसमें जो है जो शरीर को जो है एंटीजन दिए जाते हैं। शरीर को हम जो है एंटीजन दे रहे हैं और शरीर अब जो है उन एंटीजन से एंटीबॉडीज को बनाने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए हम कोई भी टीका बनाते हैं। बीच में जैसे कोरोना आया था, कोरोना का जो टीका बना, तो हमने क्या किया, जो कोरोना का जो वायरस है उसको थोड़ा जो है उसका प्रभाव को कम किया और उसी को हमने जो है शरीर में प्रवेश कराया। वो जो है हमारे शरीर में जो ही प्रवेश किया तो हमारे शरीर ने उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाई। अब जो है दोबारा कभी भी वह जो है हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर ने उसको पहचान रखा है और हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को पता है कौन सी एंटीबॉडीज ने उसको मारा था, तुरंत हमारा शरीर उसके खिलाफ जो है अनुक्रिया व्यक्त करता है, उसको तुरंत मारने का कार्य करता है, जिससे उसका प्रभाव हमारे शरीर में नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जो ये एक्टिव इम्यूनिटी है यह जो है थोड़ा जो है प्रभाव तो देर में दिखाता है, लेकिन इसका असर बहुत लंबा होता है, लंबे समय तक के हमारे शरीर में होता है। तो अगर जो है हमने किसी भी जो है एंटीजन को पहले लिया है, उसके खिलाफ हमारे शरीर ने एंटीबॉडीज बना दी है, तो अब वो रोगाणु कभी भी हमारे शरीर में प्रवेश किया, चाहे 2 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, तो हमारा शरीर उसको पहचान जाता है और उसके खिलाफ तुरंत अनुक्रिया व्यक्त करता है। तो ये जो है बहुत लंबे समय तक जो एक्टिव इम्यूनिटी है हमारे शरीर में जो है पहले जो है धीमी अनुक्रिया करता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक होता है। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी या इसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। इस निष्क्रिय प्रतिरक्षा में सीधे सीधे शरीर को एंटीबॉडीज दी जाती है। एंटीबॉडीज पूरे शरीर को दी जाती है। हम जो है एंटीजन को नहीं देते हैं, सीधे सीधे एंटीबॉडीज को हम शरीर को देते हैं। और अब जो है जो ही जो है एंटीबॉडीज हमने तुरंत शरीर को दी तो हमारा शरीर उस रोगाणु को मारने का कार्य करता है। हमारा शरीर खुद जो है एंटीबॉडीज नहीं बना रहा, हम बाहर से सीधे सीधे एंटीबॉडीज को दे रहे हैं,
चाहे वो इंजेक्शन के द्वारा या टीके के द्वारा, किसी के द्वारा हम दे रहे हैं, और हमारा शरीर जो है तुरंत जो है उस रोगाणु को मारने का कार्य कर रहा है। या जो है जब माँ के गर्भ में जो है शिशु होता है, तो जब जो है पहले प्लेसेंटा से जो है शिशु को आहार मिलता है माँ के रक्त से या शिशु के द्वारा बाद में पैदा होने के बाद, तो उस दूध में भी जो है एंटीबॉडीज होती हैं, और ये एंटीबॉडीज जो है शिशु की विभिन्न रोगाणु से रक्षा करती हैं। तो ये जो है पैसिव इम्यूनिटी है, ये सीधे सीधे एंटीबॉडीज शरीर को दी जा रही हैं, और इसका प्रभाव शरीर पे थोड़ा जो है कम समय के लिए होता है, और भले ये तीव्र होता है लेकिन समय इसका क्या होता है, कम होता है। बाद में शरीर उसको पहचान, लंबे समय तक उसको पहचान नहीं पाता है। तो आज हमने जो है इम्यूनिटी पे बात की, क्योंकि इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर का, यह हमें जो है विभिन्न प्रकार से रोगों से बचाने के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम ही होता है, जिसके बारे में हमने बात की। और इसके साथ साथ हम एक टॉपिक और जोड़ना चाहेंगे, अगर हमें जो है स्वस्थ रहना है तो हमें इस इम्यूनिटी सिस्टम को या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा। और हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो मजबूत होता है कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप किस प्रकार का भोजन लेते हैं। हमारे भोजन में जो है सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, उचित मात्रा में होनी चाहिए, चाहे वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है, या जो है जल है, ये पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए। हम कुपोषण के शिकार नहीं होने चाहिए। कुपोषण के शिकार होंगे या जो है किसी पोषक तत्व की कमी हो गई तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा, और इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा तो आप बार बार बीमार होंगे। तो हमें जो है एक तो अपना भोजन अच्छा लेना है, इसके अलावा हमें अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी करनी, व्यायाम होना चाहिए, योगा हो सके तो योगा होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो है कुछ आपके अंदर ऐसे दुर्व्यसन न हो कि जो आपके शरीर को प्रभावित करें, आपके स्वास्थ्य को खराब करें, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करें। तो आज के लिए इतना बहुत है, कल हम फिर बात करेंगे। आप नीट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते रहें। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक्स।